का तैयार होगा, गाड़ी उठाएगा, फैक्ट्री तक जाएगा, कुछ ना कुछ करते रहेगा। कोई कहेगा हम घर ही बैठ के देख लेंगे, तो घर में बैठ के देखने का जो काम कर रहे हो वो भी श्रम में ही आएगा। घर ही बैठ के देख लो, कोई मना नहीं है, लेकिन वो भी तुम्हारा श्रम होगा और श्रम कंडेंस होकर उस एक आदमी में भर्ती हो जाएगा। और उतना उत्पादन एक आदमी द्वारा किया जाना ये बाजार में तब तक तय हो चुका होगा और उसी आधार पर उसकी लागत वैल्यू कम हो जाएगी, तो बाजार में सामान का कीमत कम हो जाएगा। ये सब ऑटोमेटिक होगा। तो एक जैसे 100 श्रमिक जिस उत्पादन को कर रहे थे तो 100 गुना महंगा हो सकता है। एक श्रमिक उत्पादन कर रहा है तो वो 99 टाइम्स जो है उसकी कीमतें गिर जाएंगी, 99 अंश के रूप में वो गिर जाएगा और एक अंश बचेगा कीमत में भी। तो इसका मतलब वो सब ऑटोमेटिक होता है। जो सामान्य लोग हैं चूंकि ज्यादा लंबा विचार नहीं कर पाते तो वो समझ नहीं पाते हैं इस आर्थिक नीति को। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि श्रम का वैल्यू हमेशा रहेगा। दूसरी बात, पूंजी का वैल्यू हमेशा रहेगा। तीसरी बात, सरकारी तंत्र अथवा सामाजिक व्यवस्था भी रहेगी। जैसे कि आप सड़क पे चलोगे ही सार्वजनिक, आप रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड सबका यूज करोगे। दूसरी तमाम हवा पानी सब इस्तेमाल आप सार्वजनिक जो संपदाएं हैं, संसाधन हैं, सरकारी तल पे नेचुरल रिसोर्स हैं, तो वो सब आप यूटिलाइज करेंगे ही उत्पादन में। तो ये तीनों चीजें लगेंगी। इन तीन में से एक को भी हटाने पर ये चलेगा नहीं। ये बहुत अद्भुत है। तो ये तीनों चीजें रहेंगी ही उत्पादन में। अब इसमें से जो तीसरा पक्ष है समाज या सरकार का, राज्य का, ये उस उत्पादन में अपना स्वामित्व धारण करता है। तीसरा अंश, तीसरे पोर्शन के रूप में। तो तृतीयांशी राजस्व की नीति वहां प्रत्येक आर्थिक उद्यम में स्वतः इंप्लीमेंट हो जाएगी, अगर आप इस न्यायोचित सिद्धांत को, यथार्थ सिद्धांत को स्वीकार करते हैं तो। और नहीं स्वीकार करते हैं तो स्वीकार करना और ना करना ये सब के अपने अपने मुद्दे हैं। कोई कहता है कि हम 2 + 2 = 4 नहीं मानते, नहीं स्वीकारते, तो उसे आप जबरदस्ती स्वीकार नहीं करा सकते। बस ये कह सकते हो कि ये 3 5 वाले हैं, इनका 2 में 2 का जोड़ या 3 होगा या 5 होगा, 4 ये नहीं मानेंगे। तो उसी तरह से कोई भी सही बात अगर आप मानने से इनकार करते हैं तो समाज आपका कुछ कर नहीं लेगा, बल्कि आपकी एक कैटेगरी बना देगा समाज कि आप इस कैटेगरी वाले हैं। यथार्थ बात यह है कि तीसरा पक्ष हमेशा किसी भी अर्थव्यवस्था में राज्य रहेगा तो राजस्व भी तीसरा रहेगा। राज्य का स्वामित्व जितने हिस्से पर होता है उसे राजस्व कहते हैं। तो राजस्व जो है ये हमेशा कायम रहेगा। अगर ये तृतीयांशी राजस्व की नीति अपनाई जाती है तो सबसे पहले बजट में, आर्थिक बजट में, सरकारी बजट में आर्थिक आय का ये सुनिश्चय हो जाएगा कि कितनी आय राजस्व के रूप में राजकोष के भीतर जाने वाली है। तो एक बात तो इसमें आय का क्लैरिफिकेशन ये स्पष्ट रूप से होना चाहिए कि जो भी उत्पादन होता है उसमें से तीनों लागतें निकाल ली जाएं और जो बचे उसको भी, चूंकि स्वामी 3 होंगे, तो शेष लाभ अथवा हानि को भी 3 भाग में बांट दिया जाए। तो जो कुछ भी तीसरा पोर्शन राज्य का हिस्सा बनता हो वो राज्य के पक्ष में चला जाएगा। अब वो चाहे उत्पादन में सीधे उत्पादन का वितरण भी आप कर सकते हैं। मान लीजिए आप विक्रय, कोई चीज नहीं हुआ बाजार में अभी, और फिर भी आप तय करना चाहते हैं। मान लीजिए कि एक छोटा सा कोई कृषि उद्यम है, उसमें 3 कुंतल उत्पादन हुआ, तो उसमें से 1 कुंतल राजस्व हुआ,
एक कुंतल पूंजी के पक्ष में गया, एक कुंतल श्रमिक के पक्ष में गया। तो इस तरह से तीनों मालिकों को न्यायोचित रूप से अपना अपना आंशिक स्वामित्व प्राप्त हो गया, अधिकार प्राप्त हो गया। तो ये एक विशेष पॉलिसी है, आर्थिक नीति है किसी भी आर्थिक उद्यम की। अगर ये अपनाई जाती है तब तो बजट का स्टार्टिंग शुद्ध होगा। अगर आप आय ही गड़बड़ कर रहे हैं, कुछ भी अनाप शनाप, आज तक पूरी दुनिया में कोई ये नहीं बता पा रहा है दुनिया के किसी भी राष्ट्र में कि बजट में राजस्व कितना होना चाहिए। आप किसी भी इकोनॉमिस्ट से नहीं पूछ सकते। कहीं अर्थशास्त्र आप पढ़ के देख लीजिए, गूगल करके देख लीजिए, अगर कहीं मिल जाए तो आप हमको बताइए। इसका मतलब अंधी दौड़ चल रही है, अंधी आर्थिक नीति है। क्यों? अगर 2 + 2 = 4 नहीं मानना है तो आपके उत्तर बहुत विचित्र होंगे और एक दूसरे से टैली नहीं करेंगे। झूठ कभी सबका एक समान नहीं होता। एक दीवार के इस पार झूठ बोला, दूसरा दीवार के उस पार झूठ बोला, तो दोनों ने, इनका तो बीच में डिटैच है तो दोनों, किसी ने कहा 2 + 2 = 8, दीवार के उस पार वाले ने ये बात नहीं पता उसको, तो उसने कहा 2 + 2 = 15। तो जितने भी झूठ बोलने वाले हैं, संयोगिक रूप से भले उनका आपस में टैली हो जाए कभी, लेकिन वो होता नहीं। और इसीलिए प्रत्येक राष्ट्र का बजटीकरण बिल्कुल डिफरेंट है, किसी का तालमेल नहीं बनता। कोई ये बताने की स्थिति में नहीं है कि आय आर्थिक क्या होगी सरकार की, सरकार का राजस्व कितने % लगना चाहिए, आज तक तय नहीं है। और लेकर उत्पादन पर अगर लिया जा रहा है तो संसाधन पर टैक्स क्यों लगे हुए हैं। तो सबसे पहली गलती पूरी दुनिया की सरकारों के द्वारा ये हो रही है कि राज्य का पक्ष वो रख ही नहीं पा रहे हैं न्यायोचित आधार पर। तो जब न्यायोचित भागीदारी आर्थिक मामलों में नहीं है सरकार की, तो आर्थिक बजट कभी उनका न्यायशील नहीं होगा, क्योंकि आर्थिक आय ही सुनिश्चित नहीं है किसी भी राष्ट्र के बजट की। तो हर राष्ट्र का राष्ट्रीय बजट अन्याय के केंद्र बिंदु पर खड़ा है, न्याय की बात ही नहीं है। तो एक पक्ष तो ये हो गया कि आर्थिक आय न्याय संगत उसकी होनी चाहिए, तब आपका बजटीकरण न्यायशील होगा, नहीं तो बजट कभी न्यायशील नहीं बना पाएगी कोई भी सरकार। दूसरा पक्ष देखें। अब दूसरा पक्ष ये कहता है कि जितना आय लिए हो और वो आय भी उत्पादन पर ही होनी चाहिए। एक शर्त हमने ये बताई पहले कि जो भी आय आपने ली है वो उत्पादन पर ही होनी चाहिए, क्योंकि उत्पादन का ही आप उपभोग कर सकते हैं। यदि आपने संसाधन का उपभोग किया, आय मान ली और उसका उपभोग कर डाला, व्यय कर डाला, तो आप सड़क पे आ जाएंगे। आप हर साल उधारी में जाएंगे, हर साल आपकी पूंजी डूबती चली जाएगी, हर साल आपकी दुकान बैठती चली जाएगी, कारखाना टूटता चला जाएगा और अंत में आपका आर्थिक उत्पादन बंद हो जाएगा और आप सड़क पे आ जाएंगे, जीरो बजट पे आ जाएंगे। अब आप देखिए, एक शर्त ये जो हमने बताई, एक तो तृतीयांश होना चाहिए उसका किसी भी उत्पादन का, दूसरा ये कि कहीं से भी उत्पादन के अतिरिक्त किसी भी संसाधन पर, संपदा पर कभी कोई टैक्सेशन नहीं होना चाहिए, अन्यथा अन्याय और विनाश और दरिद्रता और भुखमरी और कर्ज में डूबना सब तय है। और इसके परिणाम स्वरूप पूरी दुनिया की सरकारें कर्ज में डूबी हुई हैं, क्योंकि उन्होंने सबने संसाधन अपने फांक लिए हैं। तो कई तो दिवालिया होने के कगार पर पहुंचे हैं। ग्रीस की सरकार तो दिवालिया हो गई थी बीच में, जाने कितने बीच बीच में होते ही रहते हैं, आप अखबार पढ़ते रहते हैं, जाने कितने सरकारें दिवालिया हो चुकी। श्रीलंका की बर्बाद हो गई थी, पाकिस्तान की बर्बाद हो गई थी। तो आप ये बहुत स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं कि यदि आपने संसाधनों में उंगली की तो आपका विनाश निश्चित है। संसाधन की तरफ मत जाएं। आर्थिक बजट का
ये बहुत जरूरी सिद्धांत है। आय के विषय में दो बातें हमने कही, एक तो तृतीयांशी राजस्व की नीति उसमें होनी चाहिए आर्थिक आय में बजट के लिए, दूसरी बात वो उत्पादन पर वो आर्थिक वो प्रतिशत लगना चाहिए तृतीयांशी, ना कि संसाधन पर। अब दूसरा पक्ष हमने कहा कि ये भी समझ लें आर्थिक व्यय का, आय व्यय दोनों शामिल होते हैं बजट में, किसी भी राष्ट्रीय बजट में। अब व्यय का सिद्धांत क्या कहता है? व्यय का सिद्धांत ये कहता है कि आपके पास 4 ही कार्य होते हैं, सरकार के पास 4 ही कर्तव्य हैं, 4 ही कार्य हैं, जनता को शिक्षा देना, जनता को रोजगार देना, जनता को आवासीय सुविधाएं देना, सड़क पानी बिजली आदि, और जनता को संरक्षण प्रदान करना जिसमें चिकित्सा सुरक्षा बीमा बैंकिंग पेंशन आदि इस तरह की चीजें। तो ये जो योजनाएं हैं सरकार के कार्यों की, ये 4 ही हैं, द एजुकेशन, द एम्प्लॉयमेंट, द एकोमोडेशन एंड द प्रोटेक्शन। अब ये 4 चीजें आपको अंजाम देनी है तो आपका व्यय इन 4 मदों पर ही होगा। तो बजटीकरण करते समय इस बात का हमेशा ख्याल रखें कि आपका कुल राजस्व जितना भी आय हुआ है वो सारा का सारा इन 4 मदों पर 4 समान भागों में विभक्त होना चाहिए, तब ये न्याय संगत व्यय की परिभाषा में आएगा, अन्यथा नहीं आएगा। 25% एजुकेशन बजट, 25% एम्प्लॉयमेंट बजट, 25% एकोमोडेशन बजट एंड द फाइनल 25% प्रोटेक्शन बजट। तो विद्या बजट, जीविका बजट, सुविधा बजट, संरक्षण बजट, 4 चीजें। इन चारों मदों पर आप समान रूप से 25-25% डिवाइड कर दीजिए और इसे परमानेंट लिख दीजिए कि राष्ट्रीय बजट इन 4 मदों पर ही व्यय होगा। अब क्या होगा? आपका कंप्लीट राष्ट्रीय बजट न्यायशील हो जाएगा, आय भी न्यायशील, तृतीयांशी कराधान के रूप में, तृतीयांशी राजस्व के रूप में। तो तृतीयांशी राजस्वार्जन आप कीजिए प्रत्येक उत्पादन पर, प्रत्येक उद्यम के उत्पादन पर। हमेशा ध्यान रखें दुकान पर टैक्स ना लगाएं, दुकान की आय पर। उत्पादन जो भी करता हो किसी भी क्षेत्र में, एक किसान भी है तो अगर वो 3 कुंतल मान लीजिए आलू उगाया तो 1 कुंतल आप सरकारी राजस्व में जमा करा दीजिए। और उसको और क्यों जमा करा दीजिए? क्योंकि ये 4 सेवाएं आप उसको देने वाले हैं। अगर ये चारों सेवाएं आप नहीं देते हैं व्यय करके तो आप उससे तृतीयांशी राजस्व प्राप्त करने के लिए अधिकृत नहीं हो पाते हैं न्याय के सिद्धांत के अनुसार। न्याय हटाकर ही आप राजस्व घसीटेंगे और उससे अपना महल, किला, बदमाशी ये सब शुरू करेंगे। आप हवाई जहाजों में घूमेंगे, बदमाशी करेंगे, मोटे मोटे महल बनाएंगे, कोहिनूर अपने जड़ेंगे ताज में और तख्ते ताउस बनाएंगे। मरने के लिए आप कब्रें बनाएंगे, ताजमहल बना डालेंगे कब्र के रूप में। और इतना ही नहीं, आप कमा के ताजमहल बनाओ ना, कौन मना कर रहा है? चलो आप आलू उगाओ और जो भी करना करो, या जो राजकीय पद पर हो तो जो आपका राजकीय वेतन बनता है वो आप ले लो, उससे ताजमहल बना के हमको दिखाओ। कभी बनेगा ताजमहल किसी राजा का अगर वो वैतनिक है? कितना वेतन प्राप्त करेगा? वो समान वेतन का सिद्धांत है कि जितने कर्मचारी हैं टोटल उनको पेबल जो राशि है उसको पूरी संख्या से डिवाइड कर दीजिए और समान राजकीय वेतन का सिद्धांत लागू होगा। तो राजा को भी उतना, चपरासी से राष्ट्रपति तक समान वेतन का सिद्धांत होना चाहिए, क्योंकि समान सेवाएं हैं। ये आप जनता की सेवा के लिए गए हैं, सेवाएं सब समान नेचर की हैं, तो उसमें कम ज्यादा कहाँ, सेवा सेवा होती है। हर पद पे सेवा ही जनता की करनी है, तो ये तो समान नेचर हुआ। और जब समान नेचर हुआ कार्य का तो समान वेतन भी होगा। सबके लिए उतनी जोखिम है, उतना ही हृदय रिक्वायर्ड है सेवा के लिए, तो वेतन भी, सबके घर की जरूरत भी उतनी है।
तो समान वेतन के सिद्धांत पर आप लागू कीजिए और मरने के बाद आप पिरामिड बना के दिखाइए अपनी कब्र। ये कब्रें हैं पिरामिड सब। ये अरबों खरबों डॉलर का एक एक पिरामिड एक एक राजा ने अपनी कब्र पे खर्च किया, और चवन्नी नहीं कमाया जिस राजा ने कभी, काम देले भर का नहीं। जो जिम्मेदारी दी गई है वो भी वो नहीं पालन करते थे। जनता की सेवा की जिम्मेदारी, और सेवा वो करते नहीं थे, जनता के लिए जानलेवा थे वो। जनसेवा की जगह जानलेवा हुए बैठे थे वो लोग, लेकिन सब कुछ उन्हीं का था। क्यों? सारी गुंडागर्दी, महालोकतंत्र था नहीं, तो अदस्मताधिकार थे नहीं, चारों जनाधिकार थे नहीं, चारों मानवाधिकार थे नहीं, चारों लोकतांत्रिक विशेषाधिकार थे नहीं, तो जनता स्वतः दासता को प्राप्त हो गई, और वे 1% लोग मालिक बन गए, 99% लोग गुलाम हो गए। तो शाह और गुलाम, मालिक और नौकर, स्वामी और दास में कन्वर्ट हो गए सब। तो ये समस्या बड़ी गंभीर है। अगर ये बजटीकरण का आय का सिद्धांत न्यायोचित नहीं है, और ये व्यय का सिद्धांत जो हमने बताया न्यायोचित, ये लागू नहीं है अगर, तो निश्चय जानिए कि किसी भी राष्ट्र का आय और व्यय अन्यायकारी है, तो पूरा का पूरा बजट अन्यायकारी है। और अभी किसी भी राष्ट्र में इस मानवीय न्यायशीलता के लक्षण किसी के भी राष्ट्रीय बजट में नहीं दिखाई देते हैं। अतः मानव सभ्यता येट अवेटेड टू बी इस्टेब्लिश्ड, मानवीय सभ्यता नहीं है, सब जंगल राज चल रहा है, और चंद गुंडों के द्वारा पूरी दुनिया में हर चीज कैप्चर्ड है, और कहीं आम जनता की सुनवाई नहीं। आम जनता के लिए ना एजुकेशन उपलब्ध है, ना एम्प्लॉयमेंट प्रॉपर उपलब्ध है, ना एकोमोडेशन उपलब्ध है, ना प्रोटेक्शन उपलब्ध है। 1 से 5% आदमियों के लिए सारी सेवाएं, सब सुविधाएं उपलब्ध हैं, और बाकी के लिए 5-5 किलो राशन ले लो, एक समोसा ले लो, टीका लगवा लो, कन्याधन ले लो। कोई शादी करवा देगा महात्मा आके 10-20 कन्याएं पकड़ के, दूल्हे नहीं मिल रहे हैं तो ऐसे ही फोटो खिंचवा के दिखा देंगे कि सब शादी हो गया है। तो ये सब हो ही रहा है फर्जीवाड़ा। इसलिए फर्जी अर्थव्यवस्था यदि लोगों को तकलीफ देती है, तो उससे बचने के लिए आप सभी को, पूरी मानवता को ही एकजुट होकर एक न्याय समाज का गठन करना होगा। और हमने कर दिया है इसका गठन। लोग चाहें तो उसकी मेंबरशिप लेते रहें, और धीरे 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 पूरा सामाजिक परिवेश बदल लें। राष्ट्र जो है समाज से ही निकलता है। समाज अच्छा होगा तो राष्ट्र अच्छा बनेगा, समाज बुरा होगा तो राष्ट्र भी बुरा बनेगा। राज्य का उदय समाज के भीतर से होता है। बुरे समाज में कभी अच्छा राज्य नहीं पनपेगा। दैत्यों के समाज में कभी मानवता का राष्ट्र नहीं जागेगा, न स्टेब्लिश होगा। इसलिए ध्यान रखें, न्यायशील समाज में ही न्यायशील राष्ट्रीय व्यवस्था पनप सकती है, न्यायशील संविधान की रचना हो सकती है, तो न्यायशील बजटीकरण हो सकता है। अभी किसी भी राष्ट्र का बजट न्यायशील नहीं है, लेकिन आप चाहें तो ये जो हमने परिभाषाएं बताई आय व्यय के सिद्धांत की न्यायोचित, इस न्याय के सिद्धांत को किसी भी राष्ट्रीय सरकार के द्वारा अपना करके और अपने राष्ट्र का बजट न्यायशील बनाया जा सकता है। आशा है आपको ये बात स्पष्ट हुई होगी सम्यक जी। और बंधु जी ने जो प्रश्न पूछा था ये समसामयिक था। अभी बजट प्रस्तुत हुआ है, भारत सरकार का भी, पूरी दुनिया के भी बजट प्रस्तुत हो रहे होंगे, क्योंकि ये 1 अप्रैल से नया सत्र शुरू हो जाता है वित्तीय वर्ष। तो उससे पूर्व ये कहीं ना कहीं फरवरी मार्च में ये सब बजटीकरण होता ही होता है, ताकि नए सत्र में वो क्या करने वाले हैं वो पहले से लेखा जोखा तय हो जाए उसका, उसी के अनुसार फिर वो आगे पूरा वर्ष कार्य करते हैं सरकारी कर्मचारी। तो बात स्पष्ट हुई होगी शायद जी। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, आपने अत्यंत गूढ़ विषय हम सबको समझाया, और पहली बार हम सब ने जाना कि वास्तव में न्यायशील बजट जो है उसकी क्या परिभाषा है।
वो दरअसल आय और व्यय दोनों ही केंद्रों पर न्यायशील होना चाहिए, और किस तरह आय और किस तरह व्यय के कंपार्टमेंट में न्यायशील होगा, इसकी इतनी स्पष्ट परिभाषा आज से पहले कहीं उपलब्ध नहीं थी। इसीलिए हम लोगों ने ऐतिहासिक रूप से देखा भी है कि आर्थिक न्याय के लिए बहुत संघर्ष हुए हैं कई राष्ट्रों में, खूनी क्रांतियां तक हुई हैं, और पूंजीवाद, समाजवाद, साम्यवाद जैसी अन्यायशील नीतियों पर जो राष्ट्र खड़े हुए उनको भी कुछ हाथ नहीं आया। बहरहाल न्याय चूंकि एक सैद्धांतिक और नीतिगत विषय है, और सही सिद्धांतों के अभाव में इसको अचीव कर पाना संभव नहीं, तो हम सबका सौभाग्य है कि न्यायशील अर्थशास्त्र का और न्यायशील आर्थिक नीतियों का प्रतिपादन आदरणीय गुरुदेव ने कर दिया है। और जैसा कि गुरुजी ने बताया है कि हम सब जब चाहें इन्हें स्वीकार करके न्याय समाज को ज्वाइन करके अपनी मनुष्यता की खोई गरिमा को प्राप्त कर सकते हैं। तो आप सबसे अपील यही है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, और हम सब प्रयास करें कि हम जो मानवीय समाज अभी तक अवेटेड है उसको जल्द से जल्द उस इंतजार को खत्म करें। द वेट शुड बी ओवर वेरी क्विकली इफ वी ऑल आर रेडी। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले रविवार तक।